गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। देखो, ये जो अपने बीएनएसएस का चैप्टर 26 कर रहे हैं, जिसमें अपनों ने 337 से लेके 342 लास्ट क्लासेस तक देख लिए हैं। आज अपने 343 पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस क्लास में मैं आपको 3 सेक्शन कवर करवाऊंगी, 343, 344 एंड 345। देखो, ये जो तीनों सेक्शंस हैं, ये हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्री के क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं, इवन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अब देखो, बात करते हैं, ये सेक्शन हमें बताता है सह अपराधी को क्षमादान। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये सह अपराधी होता कौन है। देखो, सह अपराधी और सह अभियुक्त दोनों अलग अलग चीजें हैं। सह अपराधी वो होता है जो साथ साथ अपराध करता है अभियुक्त के, लेकिन जब बात करते हैं सह अभियुक्त की, तो जिन अभियुक्तों की एक साथ ट्रायल चलती है वो होते हैं सह अभियुक्त। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सह अपराधी को क्षमादान। जिसने साथ साथ मिलके अभियुक्त के अपराध किया है, अब हम उसको कब क्षमा कर सकते हैं, कब हम उसको माफी दे सकते हैं, किन कंडीशंस में दे सकते हैं, कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा, क्या प्रोसीजर होगा, सारी चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखो, बात करते हैं 343। कहता है सबसेक्शन 1 कि किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से जिस पर यह धारा लागू होती है, किसी अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना या उसकी जानकारी होना या जांच या अन्वेषण के किसी भी चरण में, अंडरलाइन करो, सीजेएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या अपराध की सुनवाई, और अंडरलाइन करो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहां से हमारा प्री का क्वेश्चन आता है कि जब किसी मैटर में या तो सीजीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपराध की सुनवाई कर रहे हैं, तो वो अपराध कर जो विचारण चल रहा है उसके किसी भी स्टेज में ऐसे व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। लेकिन अब कब माफ कर सकते हैं? किंतु वह पूरी बात का पूर्ण और सच्चा खुलासा करे। यहाँ पे हमें ये क्लियर कर दिया कि जब सीजेएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी मैटर में इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं यदि वह व्यक्ति जिसने उस अभियुक्त के साथ मिलके अपराध किया है, जिसको अपराध की पूरी जानकारी है, वो हमें सही सही बात बता दे, हमें उस अभियुक्त तक पहुंचा दे, तो हम उसे क्षमा कर सकते हैं। अपराध के संबंध में उसकी जानकारी में मौजूद परिस्थितियों के बारे में, उससे जुड़े हर दूसरे व्यक्ति के बारे में, चाहे वह अपराध में मुख्य व्यक्ति हो या वो अबैटर हो, उसके बारे में हमें सही सही सत्य कथन प्रकट कर देगा, हम उसे माफी दे देंगे। चाहे वो मेन अभियुक्त हो, चाहे अबैटर हो, जो भी उस अपराध में जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हमें बता दो और हम आपको क्या कर देंगे? क्षमादान कर देंगे। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि ये जो धारा है किन मैटर्स पर एप्लीकेबल होती है। तो इन्होंने कहा कोई भी अपराध जो विशेष रूप से सेशन कोर्ट द्वारा या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो ये सेक्शन किनको लागू होता है? सेशन कोर्ट को भी लागू होता है, इवन स्पेशल कोर्ट को भी लागू होता है। और तो और ऐसा अपराध जिसकी पनिशमेंट कितनी है, 7 ईयर या 7 ईयर से अधिक की है, उन पर भी ये सेक्शन क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपसे सिंपल पूछे कि क्षमादान किन मैटर में किया जा सकता है, तो आप बता सकते हो जिन अपराधों की पनिशमेंट 7 ईयर या मोर देन 7 ईयर है, उनमें ये सेक्शन का लाभ दिया जा सकता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 ने हमें कहा कि प्रत्येक मैजिस्ट्रेट जो सबसेक्शन 1 के तहत क्षमादान करता है, उसे क्या करेगा? किन किन चीजों को रिकॉर्ड करेगा? जो क्षमादान कर रहा है किस रीजन से कर रहा है, क्या कारण है, वो उसको बताने पड़ेंगे।
क्या जो डायरेक्शन उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई थी या नहीं जिसे बनाया गया था, और आरोपी द्वारा किए गए आवेदन पर उसे रिकॉर्ड की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो यहाँ पे जब मैजिस्ट्रेट क्षमादान दे रहा है तो किन कारण की वजह से दे रहा है, कारण बताएगा, और तो और यहाँ पे वो बताएगा कि क्या उस व्यक्ति ने क्षमादान स्वीकार कर लिया है या नहीं, मजिस्ट्रेट को ये चीजें भी बतानी पड़ेगी और उसकी कॉपी जो होगी फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी। देन बात करते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहते हैं कि जब सबसेक्शन 1 के तहत क्षमादान स्वीकार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपराध का संज्ञान लेने वाले मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में और बाद के मुकदमे में यदि कोई हो गवाह के रूप में जांच की जाएगी। अब जिसने भी क्षमादान स्वीकार कर लिया है तो स्वीकार करने के बाद अब कोर्ट क्या करेगा, उसकी इंक्वायरी करेगा। जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर ना हो तो मुकदमे की समाप्ति तक हम उसको कस्टडी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर कर दिया कि जैसे ही व्यक्ति क्षमादान स्वीकार करता है तो कोर्ट उसके बाद में उसकी इंक्वायरी करेगा, जांच करेगा, और अगर वो जमानत पर नहीं है तो फिर हम क्या कर लेंगे, उसको अपने कस्टडी में ले लेंगे। अब यहाँ पे हिरासत वर्ड लिखा हुआ है, अभिरक्षा वर्ड लिखा हुआ है। ये अभिरक्षा पुलिस अभिरक्षा भी हो सकती है, ये अभिरक्षा जुडिशियल अभिरक्षा भी जेसीबी हो सकती है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 5 कि जहां किसी व्यक्ति ने सबसेक्शन 1 के तहत दी गई क्षमादान को स्वीकार कर लिया है और सबसेक्शन 4 के तहत उसकी जांच भी हो चुकी है तो अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट मामले को उसकी जांच किए बिना इसे परीक्षण के लिए यदि वह सेशन कोर्ट में है तो अपराध विशेष रूप से उस कोर्ट द्वारा ट्रायबल है। यदि संज्ञान करने वाला मैजिस्ट्रेट सीजीएम है तो मैटर क्या करेगा, सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर देगा, और किसी अन्य लॉ में नियुक्त किसी विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में यदि अपराध विशेष रूप से उस कोर्ट द्वारा ट्रायबल है तो देन यहाँ पे उस कोर्ट को भी हम क्या कर देंगे, मैटर को सुपुर्द कर देंगे। तो यहाँ पे हमें कहा कि जब सबसेक्शन 5 में क्षमादान स्वीकार कर ली है और अपराध यदि सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायबल है तो मैटर को हम सेशन कोर्ट को भेज देंगे, स्पेशल कोर्ट द्वारा ट्रायबल है तो हम मैटर को स्पेशल कोर्ट को भी भेज सकते हैं। तो सेक्शन 343 ने हमें कहा कि फर्स्ट क्लास या सीजेएम को जब मैटर ट्रायल में लगता है कि अपराध के बारे में ऐसे व्यक्ति को हम क्षमादान कर सकते हैं जो हमें सही सही बातें बताएगा, देन हम उसे कहेंगे कि अगर तू हमें सही बात बताता है तो हम तेरे इस अपराध में तुझे क्षमा कर देंगे। अब ये सेक्शन किन किन को एप्लीकेबल होता है, सेशन कोर्ट को भी एप्लीकेबल होता है, और तो और जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट 7 ईयर या मोर देन है तो उसमें भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 344, क्षमादान की निविदा निर्देशित करने की शक्ति, क्षमादान की निर्देश देने की शक्ति। अब देखो, जिस किसी मामले में प्रतिबद्धता के बाद, मतलब ये सुपुर्दगी की बात कर रहा है कि जब मैटर क्या किया है, सुपुर्द हुआ है, उसके बाद किसी भी टाइम, लेकिन जजमेंट देने से पहले किसी कोर्ट को जब सुपुर्द किया गया है वह मामले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से या अपराध की जानकारी होने पर ऐसे व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमा कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये बताया है कि कोर्ट के पास ये पावर दी गई है कि जब भी मामला सुपुर्द किया जाता है तो जजमेंट देने से पहले क्या कर सकता है, क्षमादान की शक्ति की सेक्शन को यूज कर सकता है। देन बात करते हैं सेक्शन 345, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जिस व्यक्ति को हमने क्षमादान किया है किस कंडीशन पर किया था कि जो तुझे जानकारी है, जो तुझे बातें पता है हमें बता दे, लेकिन अब हमने जिस कंडीशन पर उसको क्षमादान कर रहे हैं एक्चुअल में तो वो हमें फिर भी झूठी बातें बता रहे हैं, वो अभी भी हमसे बातें छुपा रहे हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति जो ऐसी शर्तों का पालन नहीं करता है देन क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो हमें बताता है 345 कि क्षमा की शर्तों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर विचारण चलाया जाना। अब देखो क्या कहा, जहां ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसे 343 या 344 के तहत क्षमादान किया गया है और उसने स्वीकार भी कर लिया है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रमाणित करता है
कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो जानबूझकर या कुछ आवश्यक छिपाकर या गलत साक्ष्य देकर यदि उस शर्त का पालन नहीं किया तो जिस पर वह निविदा की गई थी ऐसे व्यक्ति पर उस अपराध के लिए विचारण चलाया जा सकता है जिसके संबंध में क्षमादान किया गया था। तो अब यहाँ पे हमें कहा कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में आके ये बताता है कि आपने जिस कंडीशन पर इस व्यक्ति को छोड़ा है वो तो अभी भी आपसे झूठ बोल रहा है, अभी भी आपको सही बातें नहीं बता रहा है, अभी भी आपसे बातें छुपा रहा है, तो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कहने पर उस अभियुक्त के ऊपर हम आगे फिर से विचारण कर सकते हैं। लेकिन परंतु अब दो परंतु दिए हुए हैं तो पहले को नंबर ए और सेकंड वाली प्रोविजो को नंबर बी लगा दीजिए कि ऐसे व्यक्ति पर किसी अन्य आरोपी के साथ उसका संयुक्त ट्रायल नहीं किया जाएगा। अब जिस भी अपराधी को हमने क्षमादान कर रहे हैं अगर वो झूठ बोल रहा है तो अब हम उसका बाकी एक्यूज्ड के साथ उसका जॉइंट ट्रायल नहीं करेंगे। और सेकंड प्रोविजो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना झूठे साक्ष्य देने के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आगे मैटर कंटिन्यू किया जाएगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2 कि क्षमादान स्वीकार करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कथन और 183 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा या 343 के सबसेक्शन 4 के तहत कोर्ट द्वारा दर्ज किया जाने वाला कोई भी कथन ऐसे मुकदमे में उसके खिलाफ साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है। तो जो भी चीजें हमें यहाँ पे पता चलेंगी हम उसको उसके अगेंस्ट यूज करेंगे, उसके विरुद्ध हम चीजों को यूज कर सकते हैं। देन सबसेक्शन 3 ऐसे विचारण में अभियुक्त यह अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उस शर्त का अनुपालन किया है जिस पर ऐसे डायरेक्शन दिए गए थे और इस केस में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि उस शर्त का पालन नहीं किया गया है। अब यहाँ पे जो दोनों जगह, एक जगह एक्यूज्ड और एक जगह प्रोसिक्यूशन खड़ा है, तो एक्यूज्ड ये चीज प्रूव करेगा कि यस मैंने क्षमा की शर्तों का पूरा पालन कर दिया है, इस चीज को एक्यूज्ड प्रूव करेगा और जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन है, वो इस चीज को प्रूव करेगा कि नहीं भाई अभियुक्त ने इन शर्तों का पालन नहीं किया है। तो अभियुक्त अपने फेवर में चीजें प्रूव करने की कोशिश करेगा और प्रोसिक्यूशन अभियुक्त के अगेंस्ट प्रूव करने की कोशिश करेगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहते हैं ऐसे विचारण में कोर्ट यदि वह सेशन कोर्ट है तो आरोप को पढ़कर सुनाएगा और अभियुक्त को समझाएगा और यदि वह मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है तो अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य लेने से पहले अभियुक्त से पूछे कि क्या वह अभिवचन करता है कि उसने उन शर्तों का पालन किया है जिस पर उसे क्षमादान दी गई थी। तो यहाँ पे अगर विचारण सेशन कोर्ट में चल रहा है तो सेशन कोर्ट उन चीजों को पढ़कर उसको सुनाएगा, उससे पूछेगा। लेकिन अगर यही विचारण कोई मैजिस्ट्रेट का कोर्ट कर रहा है तो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट उससे पूछेगा कि क्या तूने शर्तों का पालन कर लिया है या नहीं, तो यहाँ पे अभियुक्त बताएगा कि मैंने शर्तों का पालन कर लिया है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 5। यदि अभियुक्त ऐसे अभिवचन देता है तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगा और मुकदमे को आगे बढ़ाएगा और मामले में जजमेंट देने से पहले यह पता लगाएगा कि अभियुक्त ने क्षमा की शर्तों का पालन किया है या नहीं, और यदि वह पाया गया कि उसने इसका अनुपालन किया है तो इस संहिता के तहत उसे क्या कर दिया जाएगा, बरी करने का फैसला, दोष मुक्त करने का फैसला सुनाएगा। अब देखो यहाँ पे अभियुक्त जब अपना डिफेंस पेश कर रहे हैं कि सर मैंने क्षमा की शर्तों का पालन कर लिया है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर रहा है कि इसने क्षमा की शर्तों का पालन नहीं किया। अगर मान लो अभियुक्त ये चीज प्रूव करने में सफल रहता है कि उसने शर्तों का पालन किया है तो कोर्ट यहाँ पे क्या कर देगा, उसको दोष मुक्त कर देगा। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है दोष मुक्त। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, प्री का क्वेश्चन आता है जब भी क्षमा की शर्तों का पालन कर दिया जाता है तो हमें डिस्चार्ज ना किया जाकर क्या किया जाता है, दोष मुक्त किया जाता है। तो ये 3 सेक्शन जो है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बताते हैं कि सह अपराधी को क्षमादान कौन कर सकता है, क्षमादान करने की पावर किसके पास है, अगर वो
क्षमा की शर्तों को नहीं मानता देन क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो ये सेक्शन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी चैप्टर 26 के नेक्स्ट सेक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे अपनी 59 रुपीज की मेंबरशिप में बीएससी सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी उसकी डेट अनाउंस होने वाली है, तो फटाफट यूट्यूब पे एमडी लो क्लासेस की 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हर एक चैप्टर पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके साथ ही साथ हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी अपने उसके साथ करने वाले हैं। बहुत जल्दी ये डेट अनाउंस होने वाली है, तो आप अपडेट रहिएगा। अगर आज 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपके पास ऑलरेडी बीएनएस के 500 प्लस एमसीक्यूज, बीएनएसएस के एमसीक्यूज और कुछ मेंस के आंसर राइटिंग के क्लासेस भी वहां पर अपलोडेड है। तो फटाफट इसका बेनिफिट लीजिए, देन बहुत जल्दी आपको बीएसए की क्लासेस भी यूट्यूब पे मिलने वाली है। क्लास कैसी लगी है उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। कोई कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें आपको बहुत दिक्कत आ रही है, देन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक्स पे भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।